हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गणराज्य। गणराज्य को आप इंग्लिश में रिपब्लिक के नाम से जानते हैं साथियों। तो देखिए, गणराज्य का मतलब क्या होता है और ये शब्द आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, ऐसा शब्द आपको देखने को मिलता है साथियों भारत के संविधान में। और विशेषकर जो अपना संविधान है और उसकी जो प्रस्तावना आप देखते हैं जिसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है साथियों। तो वही बात करेंगे आज हम लोग साथियों, गणराज्य रिपब्लिक क्या होता है। तो देखिए, रिपब्लिक को आप अगर हिंदी में देखेंगे तो गणराज्य, या आप इसे गणतंत्र बोल सकते हैं, या फिर आप इसे प्रजातंत्र राज्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें देश का जो प्रमुख होता है, जैसा कि अपने देश का जो सबसे सुप्रीम पावर कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है अगर बात किया जाए, है ना। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ही भारत की जो क्या है, प्रथम नागरिक हैं, और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी राष्ट्रपति को माना गया है। अगर प्रैक्टिकल की बात ना करते हुए सिर्फ थ्योरेटिकल की बात किया जाए तो राष्ट्रपति ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी रखते हैं भारत में। तो याद रखिएगा, क्या बोला गया है, जिसमें देश का जो प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्ष क्या होता है, जिसमें हम आम जनता जो है वो डायरेक्ट क्या करती है, चुनाव करती है राष्ट्रपति का या फिर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने सांसद चुन लिए, विधायक चुन लिए, है ना। अब ये लोग क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को क्या करेंगे, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र प्रमुख के तौर पे चुनते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। या तो जनता अगर जब चुनेगी तो याद रखिएगा वो प्रत्यक्ष होगा। अगर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अगर वो चुना जाता है राष्ट्र का प्रमुख, तो वो अप्रत्यक्ष माना जाता है। इतना याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट हमने क्या कहा, तो या तो जनता क्या करेगी, प्रत्यक्ष चुनाव करेगी, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये मनोनीत या वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वंशानुगत मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे अभी जो वर्तमान हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब ये अगर राष्ट्रपति पद से इनका कार्यकाल समाप्त होता है तो फिर इन्हीं के कोई परिवार में फिर दूसरा व्यक्ति बनेगा, ऐसा नहीं है, ये सिस्टम नहीं होगा। अगर ऐसा सिस्टम होता है जैसे राष्ट्रपति है फिर उसकी ही परिवार का फैमिली मेंबर कोई बनेगा, इस तरीके की जो प्रणाली होती है उसे वंशानुगत सिस्टम बोलते हैं। तो वंशानुगत प्रणाली आपको देखने को नहीं मिलती है किसमें साथियों, गणराज्य व्यवस्था में। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आप अगर सिंपली कहेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति हो गया वो वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका मतलब ये है साथियों कि देश का जो प्रमुख है वो कोई राजा या सम्राट नहीं होगा, बल्कि वो होगा जिसे जनता ने चुन के भेजा है। ठीक है, और गणराज्य में जो संप्रभुता होती, जो पावर होती, सॉवरेनिटी जिसे आप बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला, तो ये चीज आप देखें तो जनता के पास होती है, जनता में निहित होती है। मतलब जनता ही व्यक्ति को चुन के भेजती है कि जाइए आप शासन करिए। जैसा कि हमने बताया लोकतंत्र सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन आपने देखा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ही क्या होता है, जो गणराज्य है इसमें आप देखें जो राष्ट्र का प्रमुख है वो जनता द्वारा क्या होता है, चुन के भेजा जाता है। इतना याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों तो आप क्या कह सकते हैं कि इस शासन प्रणाली में जो जनता के प्रतिनिधि ही सर्वोच्च पद पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर राज्यों की बात किया जाए तो राज्य में आप देखें तो जो मुख्यमंत्री हो गया वो जनता का ही प्रतिनिधि होता है। ठीक है, पूरा का पूरा जब आप सिस्टम पढ़ेंगे, विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, फिर विधानसभा जो बहुमत प्राप्त करती है जो पार्टी, उसका एक नेता क्या होता है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, फिर बाकी अन्य लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाएगा। कुछ इस तरीके का पूरा सिस्टम बनाया गया है।